नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। ये उसका दुर्भाग्य था। कुछ क्षण बाद वहां 4 लाशें थी। मैंने जल्दी जल्दी नेट का सेफ खोला, उसके सेफ का एक एक भाग छान डाला, परंतु वहां मुझे टेप नहीं मिला। मैंने नेटा की लाश को घूरा, उस पर एक लात जमा दी। मैंने अपना पिस्तौल रुमाल से साफ करके एल्विन के हाथ में थमा दिया। इसका रिवॉल्वर स्वयं रख लिया। मैंने इसकी पॉकेट चेक की, उसमें फोटों वाला लिफाफा पड़ा था। 2 गोलियों की आवाज़ का खतरा किसी भी क्षण उत्पन्न हो सकता था। मुझे जल्दी करनी थी। हालांकि अंगरक्षक के रिवॉल्वर की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं थी कि आस पड़ोस वालों को सोते से जगा दे, लेकिन यदि बिल्कुल पास वाले फ्लैट में कोई जाग रहा होगा तो अवश्य सुन लेगा। मैं नेटा की और वस्तुएं उलटने लगा। कुछ देर में ही फर्श पर उसके वस्त्र, बुक्स, श्रृंगार की वस्तुएं, सारे सामान का ढेर लगा हुआ था। मैंने बिस्तरों के गत्ते तक फाड़ डाले, कुछ भी नहीं। खतरा बढ़ता जा रहा था। मुझे टेप मिलने वाला नहीं था और असंख्य जगह मेरी उंगलियों के निशान लग चुके थे। अब एकाएक बाहर बेल बजी। 5 मिनट बाद अंधेरे फ्लैट का दरवाजा खुला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। वो चिल्लाया, आग आग, और भाग खड़ा हुआ। उसने मुझे देखा नहीं। वो आग देखकर घबरा गया था और मेरे भागने का सुनहरा मौका था। एलिवेटर का हैंगर कोई दूर नहीं था। वो अपने पास के फ्लैट में जा घुसा और मैं एलिवेटर से नीचे आ रहा था। फ्लैट अब पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुका था। अब मैं सड़क पार कर रहा था। मुझे फायर ब्रिगेड और पुलिस के सायरन सुनाई दिए। 7 हत्या का मुजरिम सड़कें पार कर रहा था। वो रात खूनी रात थी। वो रात शिकागो क्राइम सिटी की सबसे सनसनीखेज रात थी, क्योंकि आग आसपास के फ्लैटों पर भी फैल गई थी। उस इलाके में चारों तरफ शोर ही शोर था। मैंने केमेक्स लेन 752 का टेलीफोन नंबर एक्सचेंज से मांगा। एक्सचेंज से नंबर मिल गया। कुछ देर तक दूसरी तरफ बैल बजती रही, फिर बैल बजनी बंद हो गई। वो नींदा स्वर सुनाई पड़ा, हेलो, जेनिस स्पीकिंग। कुछ क्षण के लिए मेरी सांसें रुक गई थी। काफी दिनों बाद मैंने इसका स्वर सुना था। उस कुछ क्षण के सन्नाटे को जेनिस ने ही दोबारा भंग किया। कौन है आधी रात के वक्त? रोजर सॉलिन। मैंने अपने स्वर पर कंट्रोल किया। कौन रोज? हॉल, तुम कहां से बोल रहे हो? इसी शहर से। जेनिस, मैं जरा जल्दी में हूं। तुम मैक्सिको से कब आए? तुम तो ऐसे गुम हो गए, न पत्र न फोन, और अब फोन कर रहे हो तो भी जल्दी में। और मुझे अपने किए पर बेहद पछतावा हुआ। मुझे नेटा ने सब कुछ बता दिया था। 1 आध माह तक तुम्हारी कोई खबर ना आती तो मैं यहाँ से चली ही जाती। तुम फौरन मुझसे मिलो। मगर जेनिस, मेरी कुछ व्यवस्था है। मैं सब कुछ बाद में तुम्हें बता दूंगा। सुनो, हम सुबह तक ये शहर छोड़ रहे हैं। मैंने मैक्सिको में पूरी व्यवस्था कर ली है। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो तैयारी कर लो। मैक्सिको रास नहीं आएगा तो हम वापस आ जाएंगे। मगर रात में क्या तुम नेटा से मिले? मैं उससे फ़ोन पर मिल लूँगा मैक्सिको से। बहुत काम काज छोड़कर मैं सिर्फ तुम्हें लेने आया हूँ। चाचा की मौत के बाद सारा का सारा काम काज वहाँ मुझे ही संभालना पड़ रहा है। मैं सुबह 4 बजे तुम्हें लेने पहुँच जाऊँगा। तैयारी रखना। बाकी बातें बाद में पूछती रहना। अब जेनिस की तरफ से कुछ क्षण के लिए फ़ोन पर खामोशी छाई रही। परंतु नेटा, ओ नेटा, मैंने उसे फ़ोन किया था। वो मिली कहाँ है? अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा नेटा पर यकीन है तो मैं अकेला चला जाऊंगा और इसके बाद शायद हम एक दूसरे को भूलने की कोशिश करेंगे। ये बात नहीं है हॉल, मुझे तुम पर भरोसा है। खैर, मैं नेटा को फोन कर तलाश करूंगी। वक्त जाया करोगी। मुझे ख्याल आया कि यदि उसने नेटा की तलाश करना शुरू कर दिया तो जल्द ही उसे ज्ञात हो जाएगा कि क्या घट गया। फिर शायद जेनिस को सुबह तक शिकागो से बाहर ले जाना कठिन हो जाएगा। अगर कहीं नेटा ने वो टेप्स दूसरी जगह रखे हों तो टेप्स किसी भी क्षण पुलिस तक पहुंच सकते थे। फिर सारा ही खेल समाप्त हो जाएगा। इस समय सबसे बड़ा खतरा टेप्स का था, जो मेरे हाथ नहीं लगे थे।
इसी कारण मैंने वहां आग लगा दी थी ताकि वो नष्ट हो जाए। मैं जानता था पुलिस सबसे पहले शवों को निकालने का प्रयास करेगी, उसके बाद आग बुझाने का कार्य जारी रहेगा। मेरे लिए ज़रूरी था कि जैनिस को ये सब मालूम न होने पाए। मैंने तुरंत निर्णय किया। मैं तुम्हारे पास अभी आ रहा हूँ जेनी, मेरी वेट करो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें सारी परिस्थिति खुद आकर समझानी पड़ेगी। हाँ, तुम यहीं आ जाओ। पहले की तरह तो नहीं करोगी? नहीं, ऑल समय में स्वार्थी हो गई थी। दैट्स गुड। मैंने फ़ोन काटा और कैमेक्स लेन की तरफ चलने की तैयारी की। बूथ के अंदर ही मैंने अपने कपड़ों की जांच की, कहीं खून तो नहीं लगा है। ये संयोग की बात थी कि उस समय मैंने ब्राउन कलर का सूट पहन रखा था। खून के धब्बे पड़ने के बावजूद भी रात के समय वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे। अब तक वो सूख चुके थे। अपने हाथों को मैंने धो लिया था। रास्ते में मैंने सोचा कि पुलिस ने जब लाशों को प्राप्त किया होगा तो निश्चित रूप से तस्वीरों के अंश एल्विन की पॉकेट से निकले होंगे। उसके हाथ में साइलेंसर फिटेड पिस्तौल भी मिला होगा, जिसकी मैगजीन से 5 गोलियां निकल चुकी थी, 6 शेष थी। तो पुलिस क्या अनुमान लगा रही होगी? एल्विन ही वो व्यक्ति है जिसने कार से कुचलकर बच्चे की हत्या की। एल्विन की जेब में चित्रों के पाए जाने का अर्थ था कि उसे कोई इस सिलसिले में ब्लैकमेल कर रहा होगा। कौन कर रहा होगा? और एल्विन के हाथ के पिस्तौल से तो बॉडीगार्ड जो उसी के शिकार हुए। ये सब तो पुलिस पोस्टमार्टम के बाद सोचेगी कि किसकी गोली किसे लगी। उस समय शायद यही अनुमान लगाया जाए कि नेटा उसे ब्लैकमेल कर रही थी। आपसी मुठभेड़ में वो सब मारे गए। किसी कारणवश वहां आग लग गई। पुलिस तत्काल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी। सिर्फ इतना तुरंत पता लग जाएगा कि वो बालक उसकी कार के नीचे कुचला गया था। तो क्या पुलिस उस समय ये मान लेगी कि उन्होंने ब्लड क्रॉस को पकड़ लिया है? अगर ऐसा हो जाए तो मेरा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। परंतु मैं जानता था अमेरिकन पुलिस इतनी आसानी से किसी केस का हल नहीं मान लेती। बहुत से प्रश्नों का जवाब उन्हें नहीं मिलेगा। ये सब अलग बातें थी, पर मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल उन टेप्स की थी जिसका जिक्र नेटा ने किया था। मैं इस समय तुरंत शिकागो छोड़कर साउथ की तरफ रवाना हो जाना चाहता था। बाद में पुलिस यदि असली हत्यारे का पता लगाने में नाकामयाब रही, टेप्स ना मिले, तो मैं वापस लौट आऊंगा और फिर अपनी जिंदगी एक नए सिरे से प्रारंभ करूंगा। मैंने सुना था अक्सर क्रिमिनल साउथ की तरफ ही फरार होते हैं। जब पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है तो वो साउथ की तरफ निकलकर अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन क्या $1,00,000 एक खूबसूरत लड़की को साथ रखकर वैन से सफ़र करना ख़तरनाक ना होगा? लेकिन ये सफ़र ख़तरनाक होता है या सेफ, ये मुझे शिकागो चेक पोस्ट से बाहर हो जाने के बाद सोचना था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।